Hello students, welcome back to another class 9th physics explanatory series, and this is Akansha Verma welcoming you on the platform where you will be taught by a scholar. So I hope you all are doing well और आप सभी जो हैं you are well versed with the situation which is going on around us. But what student can do is दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंडलेसली टू देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में तो उनका एनवायरनमेंट या जो वर्ल्ड उनके अराउंड है या यूनिवर्स उनके अराउंड है वो भी उन्हें एंडलेसली कॉन्ट्रीब्यूट करता है. दोनों चीज़ें जो हैं वो गिव एंड टेक पे चलती हैं. अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट अच्छे से करोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी अच्छा मिलेगा. इस मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो. हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि मोशन क्या होता है. जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक पोजीशन अपनी चेंज करता है बढ़ते हुए समय के साथ विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट, उसको मैं कहती हूँ मोशन. किसी ऑब्जेक्ट को कौन सा पाथ पसंद आ रहा है ट्रैवल करने के लिए, उसके बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं. अगर वो स्ट्रेट लाइन में पसंद कर रहा है चलना तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. लिनियर मोशन जो हमारे सिलेबस में है, सर्कुलर मोशन ये भी हमारे सिलेबस में है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलरली मूव करता है, सरकमफेरेंस पे मूव करता है, ऐसा हम कह सकते हैं सर्कल की. इसके अलावा ऑसिलेटरी, पीरियोडिक, रोटेटरी ऐसे टाइप के भी मोशंस होते हैं जो हमें हायर क्लासेस में पढ़ने हैं. इसके बाद हम लोग आए थे कुछ ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स पे जो मैं शायद ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ या मेरे लिए नए होंगे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट था द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, एक जो है मेरी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी आ रहा है. यानी वो हमें बता रहा है कि मोशन जो है वो किस तरफ हुआ, या ओरिजिन से दूर हुआ, या रेफरेंस पॉइंट जो था वो मेरा जो फिक्स पॉइंट था उससे दूर हुआ या फिर उसकी तरफ हुआ. तो जब अवे जाएगा तो प्लस होता है, राइट होता है तो प्लस होता है, और जब टूवर्ड्स आता है या लेफ्ट साइड में मोशन होता है तो हम उसे माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट में होता है. इसके अलावा मैंने बात करी थी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की. जब मैं डिस्टेंस की बात करती हूँ तो मैं स्पीड बोलती हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो मैं वेलोसिटी बोलती हूँ. तो दोनों का कंटेक्स्ट सेम है बट आई एम यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. डिफरेंस एक लौता क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी है चेंज इन पोजीशन, या मैं कहूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड है. उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन की बात करी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. यानी अगर पहले घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल किया तो दूसरे में भी 40 ही किया, और हर बढ़ते घंटे के साथ 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मे बी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. यानी बढ़ जो घंटा रहा है वो एक घंटे से रहा है, पर पहले में हमने ज़्यादा किलोमीटर चल लिया, दूसरे में हमने कम चल लिया. जो कि हमें नॉर्मल रूटीन में मोशन देखने को मिलता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है. जैसे ट्रैफिक आ जाता है तो पहले स्पीड ज़्यादा थी फिर अब कम करनी पड़ी. इससे हमें एक टर्म आया था एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन जो है मैंने अपनी कार में सुना एक्सीलरेटर होता है, तो उसी का सेम है. एक्सीलरेशन तब आता है जब हम अपनी कार की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड चेंज करते हैं. यानी पहले क्या स्पीड थी, अभी की क्या स्पीड है, और कितने टाइम में मैंने वो स्पीड चेंज करी है या वेलोसिटी चेंज करी है. एवरेज एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से मुझे फॉर्मूला मिलता है v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे u मेरा इनिशियल वेलोसिटी बताता है, v फाइनल, और t उस टाइम में. तो एक्सीलरेशन मुझे क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इन सब बेसिक डेफिनेशंस को देखने के बाद आज मैं करने वाली हूँ अपने ग्राफ्स के साथ शुरू और काइनेमैटिक इक्वेशंस का डेरिवेशन. एंड दिस वीडियो में ऑल्सो बी इन पार्ट्स, क्योंकि हमें हर चीज़ जो है अच्छे से समझनी है. So without any further ado, let's start with the video. So students, we have already covered acceleration, but we have missed a point in that. Acceleration क्या होता था? मैं acceleration को क्या कहती थी कि मेरा जब velocity में change आएगा किसी भी व्हीकल की में किसी पर यूनिट टाइम में, तब मैं कहूँगी कि मेरा एक्सीलरेशन हो रहा है. नाउ इस सिचुएशन को ऐसे समझो कि सपोज करो हम लोग एक कार को स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एट रेस्ट. तो जैसे ही हम कार स्टार्ट करते हैं और कार हमारी थोड़ी सी स्पीड गेन करती है, सो वी फील अ जॉल्ट बैकवर्ड्स की तरफ. ठीक है, सिमिलरली सपोज करो हाईवे पे जो है हमारी कार बहुत ही तेज स्पीड से चल रही है, तो जैसे ही हम सडन ब्रेक लगाएंगे तो हम लोगों को एक फॉरवर्ड जॉल्ट महसूस होता है. सो दिस जॉल्ट इज बिकॉज हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. जब पहले कार स्टॉप पे थी तो मैं वेलोसिटी बढ़ा रही थी कार की, इस वजह से मेरी बॉडी पे इनर्शिया लगा.
उसके बाद जब मेरी व्हीकल जो है, मेरा जो कार है, वो ऑलरेडी बहुत तेज स्पीड से चल रही है और उसे मैं एकदम से रोक रही हूँ, तो मैं उसकी वेलोसिटी एकदम से डिक्रीज कर रही हूँ, इसीलिए मुझे एक फॉरवर्ड जॉल्ट लग रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन में चेंज हो रहा है। पहले एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, उसके बाद एक्सीलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में घट रहा है। तो इससे मुझे क्या समझने की जरूरत है कि एक्सीलरेशन भी मेरा जो है वो कांस्टेंट हो सकता है और चेंजिंग हो सकता है। मैं एक्सीलरेशन को कांस्टेंट कब बोलूंगी, जब मेरी वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। मतलब अगर पहले वेलोसिटी में 40 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया या मैं इस स्पीड से चला रही हूँ, तो मैं एक्सीलरेशन जो दूंगी दोबारा वो भी 40 किलोमीटर पर आवर के ही हिसाब से दूंगी। तो एक्सीलरेशन मेरा कांस्टेंट हो सकता है तब जब मेरी वेलोसिटी जो है वो सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रही हो या डिक्रीज कर रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और चेंजिंग एक्सीलरेशन तो पता ही है, कभी मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ फिर कम कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ फिर कम कर रही हूँ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का हमसे ये पॉइंट मिस हो गया था। अब जब भी हमारा मोशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, तो हमारा मोशन सपोज करो कार का इंक्रीज हो रहा है, यानी कार जो है वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या है, उसी डायरेक्शन में है। मतलब जिस डायरेक्शन में कार जा रही है, सी, अगर कार हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। तो एक्सीलरेशन भी मेरा इसी तरफ लग रहा है। बट सपोज दैट हमने देखा है हाईवेज पे कि अगर हमारे सामने सपोज करो एक बाइक आ रही होती है और हमारी कार बहुत तेजी से चल रही होती है, तो उसे पहले ब्रेक लगाने पड़ते हैं बाइक से, बाइक पे पहुंचने से पहले। क्यों पहुंचने से पहले वो ब्रेक लगाती है, जिससे टाइम जो है वो बढ़ जाए और कार जो है वो अपनी स्पीड आसानी से कंट्रोल कर सके। सो सपोज हेयर इज अ बाइक और हमारी कार एक फुल स्पीड से जो है यहाँ से आ रही है, तो अगर उसे यहाँ आके रुकना है ना तो उसे ब्रेक यहीं पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी स्पीड जो है वो कंट्रोल करनी है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मेरी कार जो है वो तो फॉरवर्ड मूव कर रही है, बट उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। तो इस केस में मैं अपने एक्सीलरेशन को नेगेटिव बताती हूँ जब मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, कार सीधी तरफ ही मूव कर रही है, पर एक्सीलरेशन जो है वो रिटार्ड हो रहा है। और जब मेरी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, कार भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, सो आई डिनोटेड विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, उसके बाद एक सिनेरियो हमारी बुक में ये दिया हुआ है एक एग्जाम्पल में कि मैंने कोई बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करी, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, जैसे ही मैं बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करूंगी तो एक सर्टेन हाइट पे जाके वो बॉल वापस से नीचे आएगी। तो वो जिस स्पीड से नीचे आएगी उस स्पीड को मैं क्या कहूंगी, उसकी वेलोसिटी में तब भी चेंज आएगा। आप देखो, जब भी मैंने कुछ ऊपर उछाला तो वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होगी, वो एक पॉइंट पे रुकेगा और वहां से जो है वो नीचे बहुत तेजी से आएगा। तो वो जो बहुत तेजी से आ रहा है तो उस बॉल की भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और चेंजिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किसको राइज देता है, एक्सीलरेशन को राइज देता है। तो ऐसा एक्सीलरेशन जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ऑब्जेक्ट्स पे आता है जब वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, उसको मैं कहती हूँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है तो हम तब यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सीलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसको मैं स्मॉल जी से डिनोट करती हूँ। और जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करी है, तो हमने सब में बोला है कि उस इंस्टेंट यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई बॉडी क्या वेलोसिटी मेंटेन कर रही है या स्पीड मेंटेन कर रही है, या वो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या टाइम है, तो उसको मैं इंस्टेंटेनियस बोलती हूँ। तो सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा कोई भी बॉडी, कार हो गई, बॉल हो गई, वो क्या एक्सीलरेशन मेंटेन कर रही है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेरी बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है, उसको मैं कहूंगी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो आई होप दैट अब हमारे एक्सीलरेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ आर टुडेज लेक्चर, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगर हमें पता लगाना है कि हमारी पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन बढ़ते हुए टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट पे अपना क्या असर दिखा रही है, तो हम ग्राफ्स का मदद लेते हैं। जैसे कि एक यूजफुल तरीका है ये मोशन को रिप्रेजेंट करने का।
ऑब्वियसली हम किसी कार के मोशन को जो है वो रूट मैप के अलावा जो है उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि उसकी पोजीशन कैसे कैसे बदली, टाइम कैसे कैसे बदला। तो इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सच अ बिग वास्ट मोशन, मैं हेल्प लेती हूँ अपने ग्राफ्स की। और ग्राफ्स के थ्रू मैं बताती हूँ कि मेरे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन में बढ़ते हुए समय के साथ क्या चेंज आए। सो ग्राफ इज एक्चुअली अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग विजुअली कि मेरे ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या चेंज आ रहा है। ग्राफ जो है हमारे सिलेबस में हमें दो टाइप के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमने पोजीशन टाइम ग्राफ, और दूसरा पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिनको हम दो वेज से पढ़ने वाले हैं। अब वो दो वेज क्या क्या हैं वो हमें देखनी है। एक मैं सबसे पहले देखूंगी दैट हाउ डू आई प्लॉट अ ग्राफ, और दूसरे पार्ट में मैं जानूंगी दैट हाउ डू आई इंटरप्रेट फ्रॉम अ ग्राफ। ठीक है, तो प्लॉटिंग अ ग्राफ में क्या होगा, एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा मेरे पास, और इस क्वेश्चन को देख के मेरे को अपना पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, वेन एवर आई एम गिवन यू अ क्वेश्चन, तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे। सो सबसे पहले तो हमने ये जाना ग्राफ जो होता है वो विजुअली रिप्रेजेंट करता है कि मेरा मोशन कैसे हो रहा है, और मोशन किस वजह से होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जब चेंज आता है, वेलोसिटी में जब चेंज आता है, या एक्सीलरेशन में चेंज आता है बढ़ते हुए समय के साथ। तो ग्राफ के बेसिस पे हम बताएंगे जब हमारे पास कोई डेटा होगा कि क्या चेंज आ रहा है इन सब चीज़ों में, और ग्राफ ही है जो हमें एक बहुत ही इजी तरीके से बताते हैं कि मेरा जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली कंडक्ट किया जा रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लॉटिंग का ग्राफ पढ़ रहे हैं, जिसमें मेरे पास क्वेश्चन जो है एग्जाम में कुछ ऐसे दिया जाएगा। अब मुझे करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ, मेरे पास जो ग्राफ पेपर मुझे दिया जाएगा उसमें मैं अपने मैथ्स का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स में पढ़कर आई हूँ कि मेरे चार क्वाड्रेंट होते हैं और एक कार्टेशियन प्लेन होती है जिसमें ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो आई ड्रॉ द फर्स्ट क्वाड्रेंट उसका। ठीक है, मैं वाई एक्सिस बनाऊंगी, मैं एक्स एक्सिस बनाऊंगी, और क्लास नाइन्थ की मैथ्स में ही मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं वो मेरा होता है ओ, यानी ओरिजिन पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने बनाना है अपना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस किसी भी ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स। उसके बाद आई ऑलवेज टेक पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा। ऐसे समझो पोजीशन टाइम ग्राफ, पहले क्या आ रहा है इस शब्द में, पोजीशन आ रहा है। सिमिलरली वाई एक्सिस जो है वो पहले पड़ रहा है, सो पोजीशन जो है वो वाई पे रहेगा। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम में भी वेलोसिटी जो है वो वाई पे रहेगी, और हमारा टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा। सो ये बनाने के बाद अब मैं अपने पॉइंट्स देखूंगी कि मुझे क्या क्या दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो 0 मीटर कवर करती है 0 सेकेंड में। तो यानी दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो 0 हैं। तो मैंने पॉइंट्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, और इन पॉइंट्स के बाद मुझे इनका स्केल भी लिखना है। सो पहले मैंने अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोला, वाई एक्सिस पे पोजीशन दिखाया, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया। फिर मैंने अपने जो है जो गिवन डेटा था उसको देखा, उससे मैंने ये जज किया कि मेरे टाइम में जो है वो एक एक सेकेंड का प्लस हो रहा है, यानी मेरा टाइम जो है वो एक एक सेकेंड से बढ़ रहा है। सिमिलरली मेरी पोजीशन जो है वो 20-20 मीटर से बढ़ रही है। तो अब मुझे एक स्केल बनाना है, तो मैं स्केल कैसे बनाऊंगी, मैं अपने ग्राफ पेपर के इन 5 डिविजन्स को मानूंगी 20 मीटर फॉर पोजीशन। सो मैं लिखूंगी अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है, ये 5 डिविजन्स जो हैं, दीज गिव राइज टू 20 यूनिट्स, यानी 20-20 का हम लोग इसमें फर्क लेंगे, ये कहने का मतलब है। सिमिलरली अलोंग एक्स एक्सिस मेरे ये 5 डिविजन्स जो हैं ये राइज दे रहे हैं 1-1 सेकेंड के डिफरेंस को। सो आई राइट फॉर अलोंग एक्स एक्सिस 1 डिविजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, एक एक यूनिट का फर्क आ रहा है, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 5 डिविजन इक्वल्स टू 20 मीटर, या 5 डिविजन इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने अपने पॉइंट्स के बेसिस पे स्केल मार्क किया, ग्राफ पे जो डार्क ग्रीन लाइंस होती हैं उस पे ऐसे पॉइंट्स मार्क करे। उसके बाद मैंने जो पॉइंट्स मार्क करे, जैसे 0 पे 0 था तो पॉइंट यहाँ आया, लेट मी चेंज द कलर गाइस। सो 0 पे 0 था तो पॉइंट जो है वो यहाँ आया। उसके बाद 1 पे 20 था, सो 1 एंड 20 नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ आया। फिर था 2 एंड 40, सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ आया। सिमिलरली 3 एंड 60, सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ आया। ऐसे ही मैं मार्क करूंगी 4 एंड 80, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा कुछ यहाँ आएगा। देन आई हैव टू मार्क 5 एंड 100, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो कुछ यहाँ आएगा।
5 और 100 के बाद देन आई मार्क 6 एंड 120। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ आएगा। पॉइंट्स मार्क करने के बाद, जो क्वेश्चन में मुझे पॉइंट्स दिए थे वो मार्क करने के बाद, आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स थ्रू ओरिजिन, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगी तो मुझे एक शेप दिखाई देगी, और ये शेप जो है ये क्या इन्फर करती है ये हम इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ में देखेंगे। कि पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर शेप हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये क्या इन्फर करती है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपकी शेप जो है वो कर्व्ड लाइन आ रही है, तो ये क्या इन्फर करती है। सो आई होप इट इज क्लियर दैट हाउ डू वी प्लॉट अ ग्राफ। हमें जो डेटा दिया है सबसे पहले उसे देखकर हम अपने ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाते हैं। ये मैंने वाई एक्सिस बनाया, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया। उसके बाद हम स्केल लिखते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो टाइम में हमारा 2 2 सेकेंड्स का फर्क आ रहा है। सो माई स्केल फॉर अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मैं हमेशा टाइम लेती हूँ, दैट विल बी 5 डिविजन्स इक्वल्स टू 2 यूनिट या फिर 2 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि दो दो का गैप है सब में। और जब मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन मेरी जो है वो कुछ कांस्टेंट नहीं है, मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगी, एक डेफिनेट स्केल ले लूंगी। मैं ले लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग कि मैंने अपने 5 डिविजन्स को जो है किस किस का गैप ले लिया, 5 मीटर का गैप ले लिया। सो व्हेन आई विल राइट दिस, तो 5 5 मीटर का गैप है तो ये सारा डेटा इसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि पहले पे जीरो था, सो द पॉइंट विल लाई हेयर। उसके बाद 2 सेकेंड्स पे 1 मीटर चला सपोज मेरा ऑब्जेक्ट, सो टू पे व्हेन आई काउंट दिस 1 2 3 4 5, तो मेरा 1 यहाँ पड़ेगा। सो पॉइंट यहाँ पड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस पे जो स्केल लिया वो कॉमन लिया, ठीक है, उस वो गैप देख कर लिया। पर वाई एक्सिस पे जैसे कि मेरी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो मैंने ऐसा स्केल लिया जिसपे ये सारी वैल्यूज जो हैं वो एडजस्ट हो जाएं। और जब मैंने 5 5 का गैप लिया तो मेरी ये सारी वैल्यूज उसमें एडजस्ट हो रही थी। सो ये मैंने देखा। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स देखकर मैंने अपने ग्राफ पे वो पॉइंट्स मार्क करे, और उसके बाद मैंने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सो ज्वाइन करके मुझे मिली यहाँ पे एक कर्व लाइन। सो अब ये कर्व लाइन और पुराने वाले क्वेश्चन की स्ट्रेट लाइन क्या इन्फर कर रही है ये हम इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ में जानेंगे। सो ग्राफ जो होता है हमारा, ये कोई भी रूट ऑफ मैप नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैप होते हैं, गूगल मैप्स होते हैं जिसे देखकर हम कार ड्राइव करते हैं। सो ग्राफ हमारा कोई रूट मैप नहीं है, ना ही वो हमें किसी चीज का रूट बता रहा है। बस हमें वो ये बता रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन, हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, सो नाउ दैट वी नो दैट हाउ डू वी प्लॉट द ग्राफ्स, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। अब हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ में जैसा कि हमने अर्लियर पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे इस सिलेबस में हमें दो ग्राफ्स पढ़ने हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है बढ़ते हुए समय के साथ। और इसमें जो हमें केसेस पढ़ने हैं, ये दो केसेस पढ़ने हैं कि हमारी पोजीशन में तब क्या चेंज आ रहा है जब मैं अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रख रही हूँ, और हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में तब क्या चेंज आ रहा है जब मैं अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज करती रह रही हूँ। सो ये रहे वो मेरे दो केसेस जहाँ पे अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रखती हूँ तो पोजीशन टाइम ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन देते हैं, यानी ये मुझे ये बताते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है बाय कीपिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसीलिए मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। और इसका डेटा भी कुछ ऐसे होता है कि 1 पे 20 करेगा, यानी बढ़ता हुआ समय जो है वो कैसे बढ़ रहा है, 1 1 सेकेंड से बढ़ रहा है। और मेरा जो मीटर है यानी पोजीशन है वो 20 20 मीटर से बढ़ रही है। सो जो मेरा पहला क्वेश्चन था उसमें जो मेरी स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो क्या इन्फर कर रही थी, वो ये इन्फर कर रही थी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ जो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर कर्व लाइन आती है तो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ क्या इन्फर कर रहा है। सो अगर कर्व लाइन आ रही है तो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ ये इन्फर कर रहा है कि मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है बढ़ते हुए समय के साथ, इट इज नॉट कांस्टेंट। और इसी अनकॉन्स्टेंट वेलोसिटी की वजह से वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस जो है चेंज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं कर रहा है। पहले वो 1 मीटर पे था,
फिर वो 5 मीटर पे आ गया, फिर उसके बाद वो 9 मीटर पे आ गया। सो टाइम तो 2-2 सेकंड से बढ़ रहा है, बट इस 2-2 सेकंड्स में जो हमारी पोजीशन है वो इक्वल मीटर्स में जो है नहीं आ रही है जैसे आनी चाहिए। सो ये हो गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। सो पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने अभी तक दो केसेस पढ़े, व्हेन माय ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और उसकी पोजीशन जो है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, याद रखना है ये। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मेरा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, यानी वो अपनी वेलोसिटी बार बार चेंज कर रहा है, तो मेरे पास एक कर्व लाइन आ रही है। और इस कर्व लाइन से मुझे ये पता चला कि पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही है। सो एक ग्राफ हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का, एक ग्राफ हो गया चेंजिंग वेलोसिटी का। अब ये जो हमारे पास स्लोप आए हैं, ये मैं ऑलरेडी पढ़कर आई हूँ अपने मैथ्स में कि इनको मैं स्लोप कहती हूँ। इवन मैंने कोऑर्डिनेट्स में भी y = mx + c वाली इक्वेशन से ये पढ़ा है कि ये मेरा जो है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या होता है या स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, वो बेसिकली हमें बताता है कि हमारी जो स्लोप है या हमारी ये जो लाइन है ये कितनी स्टीप है। ठीक है। और स्लोप ऑफ अ ग्राफ ही है, ये ही हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी किसी भी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। जैसे कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप मुझे बताएगा कि उसकी पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। और पोजीशन में चेंज क्यों आता है? जब मेरी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है। सो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे मेरी वेलोसिटी देता है। ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे अपना कौन सा पैरामीटर देगा? वो मुझे क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा कि वो कांस्टेंट है या चेंज है। एक और सिचुएशन तब आती है, सपोज करो एक ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है जो कि है जिसमें मुझे ऐसे आ रहा है अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, पर सिचुएशन हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसमें मेरा क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। तो इस ग्राफ से मैं क्या इन्फर करूंगी? इस ग्राफ से मैं ये इन्फर करूंगी कि मेरा जो समय है वो ही बढ़ रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और मैंने स्टेशनरी या रेस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में ये देखा था कि आई विल टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट व्हेन इट्स velocity will when its position will not change with the increasing time। तो बढ़ते हुए समय के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही है तो वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट का ग्राफ फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, यानी पोजीशन मेरी जो है वो कांस्टेंट मीटर से चेंज हो रही है, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर चेंजिंग वेलोसिटी। सो कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तीन सिचुएशंस हमें, तीन केसेस हमें पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए याद रखने हैं। नाउ वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ये हमें बताता है कि बढ़ते हुए समय के साथ मेरे वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। सो आई हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन कि जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ती है समय के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मेरा एक्सीलरेशन होता है। तो मुझे ये देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जितने भी स्लोप बनेंगे वो मुझे एक्सीलरेशन देंगे। तो इसको ऐसे समझो जैसे कि हमारा मीटर के ऊपर किलोमीटर होता है और मीटर से नीचे मिलीमीटर होता है, वैसे ही तुम मानो कि मिलीमीटर के लेवल पर मेरा पोजीशन है, मीटर के लेवल पर मेरा वेलोसिटी है और किलोमीटर के लेवल पर मेरा एक्सीलरेशन है। सो पोजीशन से बड़ा वेलोसिटी, इसीलिए पोजीशन टाइम ग्राफ मुझे वेलोसिटी का मेजर देते हैं, उनका स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी से बड़ा एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो उसका स्लोप जो है, जो चेंज दिखा रहा है वो मुझे क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। सो इसमें भी मुझे जो है तीन केसेस पढ़ने हैं। सबसे पहला कि जब मैं अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रखती हूँ। सो जब मेरी वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ चेंज नहीं है कुछ वेलोसिटी में, और जब रेट ऑफ चेंज नहीं है कुछ वेलोसिटी में तो मेरा एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि जीरो एक्सीलरेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दे सकते हैं हमें ग्राफ में, केसेस यही तीन होंगे, तो वो मेरे पास आता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके बाद अगर मेरी वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज जो है वो भी इक्वल होगा, और रेट ऑफ चेंज इक्वल है तो मेरा एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, डायरेक्शन भी सेम है, एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, उसके लिए मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती है।
अब ये डाउनवर्ड लाइन क्या है बेसिकली, सो दिस इज द ग्राफ फॉर रिटार्डेशन, जहां पे मेरा वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है और एक्सीलरेशन जो है वो बैकवर्ड्स लग रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड मूव करते करते मैं अपनी स्पीड कम कर रही हूँ, तो स्पीड कम करने का ग्राफ ये होता है। सो पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने थ्री केसेस पढ़े। व्हेन माय ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, तब मेरे पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही थी। व्हेन माय ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही थी। और मैं यहाँ वेलोसिटी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, जो चेंज पोजीशन में बता रहा है, वो वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, और थर्ड ग्राफ था व्हेन माय वेलोसिटी वाज चेंजिंग, तो मेरे पास एक कर्व लाइन आ रही थी। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का था, तीन सिचुएशन मैंने पढ़ी। जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट है तो कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, यानी एक्सीलरेशन जीरो होगा। इसीलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है और एक्सीलरेट हो रहा है। सो आई हैव दैट स्ट्रेट लाइन, यानी मेरी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट अमाउंट से चेंज हो रही है। उसके बाद द लास्ट केस विच आई हैव इज फॉर कि मेरी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कार ने सडनली ब्रेक लगाए हैं, तो मेरा रिटार्डेशन हो रहा है। सो बेसिकली रिटार्डेशन का ग्राफ जो है वो ऐसे डाउनवर्ड होता है। So these were the six cases which you have to learn. And the next topic which we are coming on is kinematic equation for motion in a straight line for constant acceleration. हमने इस चैप्टर में बात ही सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन की करनी है, चेंजिंग एक्सीलरेशन की बात हम नहीं करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स में भी जो एक्सीलरेशन लिया जाएगा वो कांस्टेंट होगा। तो हमने देखा कि हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को बढ़ते हुए टाइम के साथ विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स के थ्रू। काइनेमैटिक इक्वेशंस क्या कर रही हैं, सो काइनेमैटिक इक्वेशंस बेसिकली हमें वो तीन इक्वेशंस देती हैं जिसको यूज करके मैं अपना मैथमेटिकली बता सकती हूँ कि मेरे पोजीशन टाइम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में टाइम के साथ क्या फर्क आ रहा है। सो व्हेन आई हैव टू रिप्रेजेंट विजुअली आई यूज ग्राफ, व्हेन आई हैव टू फाइंड द पोजीशन, velocity and acceleration का change, then I'll use kinematic equations in the form of numericals. So मेरी तीन kinematic equations हैं मेरे syllabus में। v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square and v square minus u square equals to 2as। अब ये तीन इक्वेशंस जो हैं ये कहाँ से आई, सबसे पहले हमने इनका डेरिवेशन देखना है। सो डेरिवेशन, दिस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी काइनेमैटिक इक्वेशन है वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो जैसे कि हमने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बता रही है कि पहले उस ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी रही होगी जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी कहती हूँ, और बाद में उस ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी रही होगी जिसको मैं फाइनल वेलोसिटी कहती हूँ। सो वी हियर रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम वो टाइम रहा है जिसमें ये चेंज हुआ है वेलोसिटी में। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मुझे एक टर्म देती है एक्सीलरेशन। सो मेरे पास ये फॉर्मूला आया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डिराइव करने के लिए मैं अपने इस फॉर्मूला में थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ। जब मैं t जो है उसको इधर से इधर लेकर आई, यानी राइट टू लेफ्ट लेकर आई, तो अभी ये डिवीजन में है, यहाँ आके ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो आई कैन राइट ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब मुझे ये माइनस का u यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब मैं इसको राइट से लेफ्ट लेकर आई तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। या फिर इसको मैं अगर थोड़ा सुंदर बना के कहूँ तो मेरे पास आएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज हाउ आई डिराइव माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एंड दिस इक्वेशन अलाउज अस, जब हमारे पास वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो और एक्सीलरेशन हो, और हमें टाइम निकालना हो या कोई भी चीज़ निकालनी हो, जब मेरे पास एनी ऑफ द थ्री चीज गिवन हो। सो दिस इज हाउ आई डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद है मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये कहाँ से आई, हम बेसिकली पहले इन तीनों की डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं, फिर हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। सो ये बेसिकली वो तीन फॉर्मूलाज हैं जो आपकी टिप पे होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। एक बार इनकी डेरिवेशन समझ लोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि ये कहाँ से है। वेरी इंटरेस्टिंग, और ये ग्रेजुएशन तक काम आते हैं।
ठीक है, इंटरेंसेस तक ये काम आते हैं। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कहाँ से आया? सो मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि जब मैं स्लोप की बात कर रही थी तो मैं ये जान रही थी कि स्लोप जो है वो मुझे बताता है पोजीशन टाइम ग्राफ का कि पोजीशन में क्या चेंज आया है, यानी वेलोसिटी कैसे बढ़ी है। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सीलरेशन दे रहा था। सो स्लोप जो है ये मुझे बता रहा है कि मेरी क्वांटिटी में क्या चेंज आया है या कितना एक्सीलरेशन हुआ है। सो आई हैव टेकन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओवर हियर। इस डायग्राम को यूज करके हम लोग अपना ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने इधर लिया है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ वेलोसिटी दिखाया है ऑन वाई एक्सिस और टाइम दिखाया है ऑन एक्स एक्सिस। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, हमारी बुक में एक कॉर्नर है जो कि हमें स्लोप के बारे में बता रहा है। और वो हमें ऐसे सिचुएशंस दे रहे हैं कि सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ है, उस पे दो स्लोप्स मेरे पास आ रहे होंगे। तो मैं कैसे बताऊंगी कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, ए या फिर बी? सो हमें ये चीज जो है ये अपने माइंड में रखनी है कि जितना स्लोप स्टीप होगा, स्टीप मतलब जितना वाई एक्सिस के पास होगा उतनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो व्हेन आई हैव दिस सिचुएशन कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका ग्राफ मुझे इस तरीके से दिया हुआ है, एमसीक्यू में आ गया कि ग्राफ देख के बताओ कौन ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, तो मैं वो देखूंगी कि किसका स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप है। तो यहाँ पे जिसका स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप है वो ए है, सो ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है। ये पढ़ा था। दूसरा मैंने ये पढ़ा था कि ग्राफ से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकती हूँ। सपोज करो कि मेरी कुछ सर्टेन वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये पूरे में चेंज आएगा। ठीक है, सो ये पूरा क्या है, मैं इन्हें एरिया ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ग्राफ जो है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि जब हमारी पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मोशन हो रहा होता है। मोशन से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा होता है, डिस्टेंस बदल रहा होता है। तो वो डिस्टेंस हमें उसका एरिया देता है। अब ये इसका लॉजिक क्या था ये हम न्यूमेरिकल्स में जानेंगे, और न्यूमेरिकल्स का वीडियो के लिए यू हैव टू कमेंट मी डाउन। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि जो एरिया ऑफ ग्राफ होता है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। सो इस सिचुएशन में हमने क्या किया है, हम लोगों ने जब अपनी ये सारी बेसिक नॉलेज जो है ये देख ली, तो अभी तक मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, अब ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ये मैंने बेसिक रिवीजन थोड़ा दिया उन चीज़ों का जो मुझे मेरी बुक ने ऑलरेडी बताई, एनसीईआरटी ने बताई। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, मैंने वाई एक्सिस पे लिया वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे लिया टाइम, और ये था मेरा ओरिजिन। अब एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन होती है या फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो इनिशियल, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है, जीरो होती तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनती। सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो बट एनी अदर वैल्यू अदर देन दैट। सो उस अदर वैल्यू को मैंने इनिशियल वेलोसिटी ले लिया, और सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, तो वो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो सपोज करो यहाँ आ रही है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी से मैंने चेंज किया, वेलोसिटी बढ़ाई, तो मैं एक फाइनल वेलोसिटी पे पहुंची जो मेरी यहाँ आ रही है। और ये दोनों मैंने वाई एक्सिस पे क्यों रिप्रेजेंट करी है, क्योंकि वेलोसिटी मेरा पूरा ही वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। और हेयर इन दिस सिचुएशन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, जीरो होता तो स्लोप यहाँ से बनता। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपने डेरिवेशन में लिखना है दैट अज्यूम या लेट अस टेक इनिशियल वेलोसिटी टू नॉट बी जीरो, फाइनल वेलोसिटी हमने v मान ली, इनिशियल हमने u मान ली। और जब एक सर्टेन टाइम, टाइम हमने x एक्सिस पे लिया, इस टाइम में जब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक का चेंज आता है तब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो अपना स्लोप बढ़ाता है, यानी एक्सीलरेशन देता है। सो एक्सीलरेशन को मैंने इस ब्लू स्ट्रोक से बता दिया। तो अभी मेरे पास जो फॉर्मूला था मैंने उस फॉर्मूला का ही ग्राफ बनाया। ये मेरा एक्सीलरेशन है, ये मेरी एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरी एक फाइनल वेलोसिटी है, और ये मेरा टाइम t है। अब मैं क्या करूंगी, इसको नीचे ज्वाइन करूंगी। ठीक है, और यहाँ से ये देखूंगी। सो एक बात आप मुझे बताएंगे, अगर ये मेरा t है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो AC है ये भी मेरा क्या होगा, t ही होगा। कैन आई राइट दिस? यस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है क्या इसे मैं लिख सकती हूँ कि अगर ये u है, ये पूरा v है, तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या होगा, v माइनस यू, मैं लिख सकती हूँ ये। तो अगर ये v माइनस यू है तो ये भी v माइनस यू होगा।
स्लोप का मुझे पता है कि ये एक्सीलरेशन है। सो अब मैं अपना पेन चेंज कर लेती हूँ और मैं ये बताती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक शेप बन गई है, जो कि है ये शेप। और ये शेप जो है ये क्या है, ये है एक ट्रेपीजियम। सो व्हेन आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में मैं फिर से क्या नोटिस कर रही हूँ कि मेरे पास दो शेप्स आ रही हैं, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक रेक्टेंगल। सो कैन आई राइट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, या एरिया एनक्लोज्ड अंडर ओ ए बी डी टू बी द डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। उसके बाद इस एरिया ओ ए बी डी को मैं बांट सकती हूँ अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी सी ए में, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी में या ए बी सी में। ठीक है, सो ट्रेपीजियम को मैंने दो फिगर्स में तोड़ दिया, एक ये फिगर ट्रायंगल और एक ये फिगर। सो जब मैं इन दोनों का पर्टिकुलर एरिया ऐड कर दूंगी तो क्या मुझे इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा? यस। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ लेंथ है मेरे पास टी, सो मैंने टी लिख दिया। ठीक है, ये ए हो गया मेरे पास, ये डी ओ हो गया मेरे पास टी, और ये ए ओ क्या है, सो ए ओ है मेरा ये, और मैंने अभी अभी बताया है कि अगर ये यू है तो ये भी यू होगा। सो ए हो गया यू, तो मैंने लिखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ वॉज टी, ब्रेड्थ वॉज यू। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे बेस है मेरा सी ए, तो सी ए बेस जो है, अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा, तो सी ए हो गया मेरा अगेन टाइम, और ये हो गया मेरा हाइट। सो हाइट इज वी माइनस यू। ठीक है, ये यू है, ये पूरा वी है, तो ये छोटा सा वी माइनस यू है। सो बीसी को मैंने लिख दिया वी माइनस यू। यहाँ तक समझ आया? और जो एरिया होता है उसे मैं एस से दिखाती हूँ। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ गई, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सो सब्सटीट्यूटिंग ए ओ एस यू, डी ओ एंड सी ए एस टी, एंड बी सी, यानी ये जो बी सी है इसको मैं लिख सकती हूँ बी डी माइनस सी डी। ठीक है, बी डी माइनस सी डी, ठीक है, विच इज बी माइनस यू। या फिर इसको मैं यहां से देख के बताऊं, सो ई ओ माइनस ए ओ, सो ये जो ना है आपस में बराबर वी माइनस यू मिल गया। मैंने वैल्यू पुट कर दी, एस इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अब इक्वेशन से मुझे पता है, अगर मैं टी को इधर ले आऊं, कि ए टी जो है वो होगा वी माइनस यू के इक्वल। तो मेरे पास ये जो v माइनस यू आया है, इसकी जगह मैंने लिख दिया ए टी। तो मेरे पास आया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी into में ये वाला t, so at square. So this is how I get my second kinematic equation, which is s equals to ut plus half at square. So I hope the graph is clear. If it is not clear, हम next video में दोबारा cover कर सकते हैं। And this is a final equation जिसकी derivation हमने सीखनी है। So हम लोग हर उसमें help ले रहे हैं acceleration के formula की, जो कि कहता है a is equals to v minus u upon t। मैंने इसे थोड़ा फिर से alter कर दिया। टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, v माइनस यू अपॉन ए, मैंने वही लिखा है। जब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, तो मैंने इसको अपनी सेकेंड इक्वेशन, जो अभी अभी मैं डिराइव करके आई हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें जहां जहां मेरे पास टी था मैंने उस जगह ये इक्वेशन लगा दी। सो यू टी वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए, टी स्क्वायर था, सो वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब मेरे पास मैथ्स की एक आइडेंटिटी आती है, जो कि होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे जब मैं खोलती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सो मैंने यहीं पे वो आइडेंटिटी लगाई है, ये हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। v माइनस यू होल स्क्वायर को खोल के मैंने लिख दिया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ठीक है, और ये a जो था इसका भी होल स्क्वायर होगा। सो a का होल स्क्वायर जैसे हुआ, मैंने इस a को इससे काट दिया, तो मेरे पास नीचे
2 into a बच गया। सो दिस इज हाउ आई गेट दिस पार्ट, 2 into a। और यहां से पहले मैंने u को v पे मल्टीप्लाई किया, फिर u को u से मल्टीप्लाई किया, सो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, ये यहां से आया। सो ये बन गया मेरा फाइनल इक्वेशन। अब मैंने एलसीएम लिया, 2a और a का एलसीएम 2a आता है, तो ये जो सिंगल वैल्यू है a को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इन सबको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो ये हो गया 2uv माइनस 2u स्क्वायर, प्लस ये तो एज इट इज सेम रहेगा क्योंकि एलसीएम ही इनका सेम है, तो ऐसे लिख दिया। अब मेरे पास 2uv माइनस 2uv कट हो गया, बचा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर अपॉन में 2a। अब ये मेरे पास कुछ लाइक टर्म्स हैं जिसमें यू स्क्वायर आ रहा है, एंड माइनस प्लस माइनस होता है, सो 2 - 1 इज -1। सो ये हो गया -1 u स्क्वायर या माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को मैं इधर ले आई, सो ये हो गया 2as इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इसे मैंने थोड़ा सुंदर बना दिया तो मेरे पास आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये हो गई मेरी थर्ड काइनेमैटिक इक्वेशन। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि मैंने तीनों काइनेमैटिक इक्वेशन कहाँ से डिराइव करी हैं। ये तीनों का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, और ये तीनों डेरिवेशंस जो हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सो फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन हो और टाइम दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हो, फाइनल वेलोसिटी दी हो, एक्सीलरेशन दी हो, तो मैं अगर इनमें से मेरे पास कोई एक वैल्यू नहीं है, बाकी तीन वैल्यू हैं, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देखकर अपनी फेवरेट इक्वेशन सेलेक्ट कर सकती हूँ। डायरेक्ट उसमें नंबर जो मेरे को दिए हुए हैं वो भर सकती हूँ, और मेरे पास जो मुझसे पूछा गया है वो आ जाएगा। ठीक है, सो दीज वर द थ्री इक्वेशन जिनको मैं काइनेमैटिक इक्वेशंस बोलती हूँ। और ये इक्वेशन मुझे एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देती है कि कैसे मेरा पोजीशन, टाइम, पोजीशन, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, या फिर मोशन में कहूँ, टाइम के साथ बदल रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो था वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था इसी मोशन का ग्राफ के थ्रू। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इन तीन इक्वेशंस के थ्रू है, और इनको मैं न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाली हूँ। सो आई होप द डेरिवेशन एंड द ग्राफ पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये हमारा चैप्टर का मेन वीडियो था। इसके बाद वाले वीडियो में हम सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है। सो सी यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इफ यू वांट डू वीडियो फॉर न्यूमेरिकल, वो भी कमेंट में बताएं। So meet you in the very next video. Till then, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel.